सुबह सुबह प्रकाश जी और उनकी पत्नी मंदिर चले जाते हैं। दोपहर में मंदिर के पट बंद होने तक वो दोनों वहीं बैठे रहते हैं। जब घर वापस आते हैं और 2 बज जाते हैं, बुढ़िया खाना पीना और चौका बर्तन निपटाकर 4 बजे तक घर में आराम करती और फिर 4 से 7 बजे शाम तक वो दोनों फिर से मंदिर जाके बैठ जाते। प्रकाश जी हमेशा अपनी पत्नी को कहते, भले ही तू 1-2 दिन पहले मरना भाग्यवान, पर हमसे पहले मर जाना, क्योंकि यदि मैं पहले मर गया ना तो मेरी औलाद तेरी इतनी बुरी दशा कर देगी कि मैं बता नहीं सकता। प्रकाश जी और उनकी पत्नी मंदिर में पूजा नहीं करते, बस एक दूसरे से घर गृहस्थी की बातें करते। उनके 3 बेटे और उन 3 बेटों की 4-4 औलादें थी, पर प्रकाश जी के लिए वो सब बेकार थे। एक दिन प्रकाश जी की पत्नी रात को सोई तो फिर वो कभी ना उठ सकी। प्रकाश जी ने बहू बेटों को खूब आवाज़ लगाई। जब तीनों बहू बेटे नीचे उतरे, प्रकाश जी ने कहा, तुम लोगों की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर बड़ी बहू बोली, पिताजी और कितना जिंदा रहती, 90 वर्ष की तो हो गई थी, इस उम्र में भी ना जाती तो कब जाती वो। प्रकाश जी ने बेटों बहुओं से कहा, अरे रो तो लो, तुम लोग भरा पूरा परिवार है, पर तुमसे किसी की आंखों में एक भी आंसू नहीं है। फिर बीच वाली बहू कहती है, पिताजी रोना नहीं आ रहा तो कहाँ से रो लें, हमसे जबरदस्ती नहीं हो पाएगा। प्रकाश जी ने कहा, 4 लोग इकट्ठा होंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा परिवार पर माँ को जाने के बाद कोई रोने वाला भी नहीं है। प्रकाश जी दुखी होकर खूब रोए जा रहे थे। उनके रोने पर पोते पोतियां सहित बहू बेटों ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। 13वीं में प्रकाश जी ने ब्राह्मण को भोज कराया और खूब दान भी किया, पर तीनों बेटों ने 1 पैसे भी खर्च नहीं किए। सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी अब अम्मा को ही सारे पैसे लुटा दोगे, कुछ अपने मरने के बाद का इंतजाम भी करके रख लो। हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपके मरने पर मैं लुटा सकूं। प्रकाश जी कुछ ना बोल सके, चुपचाप सुनते रहे, रोते रहे। 3 दिन भी ना बीते थे कि प्रकाश जी भी नहीं रहे। 3 दिन अपने कमरे में मरे पड़े रहे, सड़ते रहे, किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पता भी भला कैसे पड़ता, कोई उनके कमरे में जाता ही नहीं था। बुढ़िया के मरने के बाद प्रकाश जी से किसी ने 1 गिलास पानी तक को नहीं पूछा था। मंदिर के पंडित एक दिन दोपहर में आए थे और बड़ी बहू से पूछा, बाबूजी 4 दिन से मंदिर नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना। बड़ी बहू ने उनका कमरा खोला तो बहुत तेज बदबू आई। तब पंडित जी ने कहा, लगता है उनको मरे 3-4 दिन हो गए। पूरे शहर में पंडित ने ढिंढोरा पीट दिया। प्रकाश जी 3 दिन तक मरे पड़े रहे, बेटे बहू ने देखा तक नहीं। प्रकाश जी शरीर से भारी थे, दूसरा उनके कमरे से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। तीनों संतानों में से कोई भी उसके कमरे में जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। सभी परिवार के लोग अपना अपना मुंह बांधकर ढक कर खड़े थे। बड़े पोते ने कहा, यार दादाजी 3 दिन से मरे पड़े हैं, क्या बता नहीं सकते थे कि मैं मरने जा रहा हूँ। तभी सड़क पर नगर पालिका का जमादार बीच वाले लड़के को दिख गया। उसने सबसे कहा, जरा श्रवण पिताजी को कुर्सी सहित बाहर घसीट ला। श्रवण ने कहा, साहब बहुत बदबू आ रही है कमरे से, मैं 1000 रुपये लूँगा। 1000 का नाम सुनते ही तीनों लड़के मुंह बनाकर अलग अलग हट गए। तभी समाज के लोगों ने घर के बाहर भीड़ लगना शुरू हो गया। प्रकाश जी बहुत बड़े आदमी जो थे, शहर में बड़ा नाम था उनका, इसलिए पूरा शहर कुछ देर में ही उमड़ पड़ा। बाहर की हलचल देखकर घर वालों ने सोचा, अब तो बदनामी हो जाएगी। अगर एक भी बाहर का आदमी अंदर आ गया तो बड़े पोते ने जुगाड़ लगाया और एक बड़ी रस्सी का फंदा बनाकर प्रकाश जी की कुर्सी में फंसा दिया। उस फंदे से कुर्सी के साथ साथ प्रकाश जी के शरीर को भी जकड़ लिया था।
तब आसानी से तीनों लड़कों ने प्रकाश जी की उस कुर्सी को घसीटते हुए बाहर खुले आंगन में ले आए। इसी बीच प्रकाश जी की तीनों बहुएं रूम फ्रेशनर लेके कमरे में घुस गई। घुसकर रूम फ्रेशनर का छिड़काव करने लगी। उसके साथ साथ अम्मा जी की अलमारी भी खोल दी। तीनों ने मिलकर लूट घसूट चालू कर दी। अम्मा जी के जेवर का डिब्बा भारी भरकम था, साथ में 5 लाख नगद भी निकले। तीनों लोग धक्का मुक्की कर रहे थे कि बाहर खड़े लड़के अपने पत्नी से कह रहे थे, धक्का मार और अपने डब्बे में सारा सामान ले। धक्का मारने में जेवर और 4-5 हजार रुपये जमीन पर गिर गए थे। जमीन पर यह प्रकाश जी ने मलमूत्र त्याग कर रखा था। शायद वो कमजोरी की वजह से बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। नोटों में गंदगी लग जाने के बाद भी उन तीनों औरतों ने छीना झपटी बंद नहीं की। जिसके हिस्से में जो आया बटोर लिया। आंगन में प्रकाश जी कुर्सी से नीचे गिर गए। फिर बॉडी परफ्यूम लगाकर उसका छिड़काव कर चारों तरफ से उसके पूरे परिवार चारों तरफ से घेर कर बैठ गए। बाहर तक आवाज़ चली जाएगी, इसलिए तीनों बहुएं तेज घूंघट की आड़ में चीखने लगी, अरे पिताजी, कुछ दिन तो सेवा करवा लेते। बहुओं से इतनी भी क्या नाराज़गी थी। अभी तो अम्मा जी को 1 महीना भी नहीं हुआ था पिताजी। अरे पिताजी, अभी तो अम्मा जी ठीक से पहुंची भी नहीं होंगी, अभी तो रास्ते में ही होंगी। और अब आप भी चले गए। बड़े पोते ने अपनी माँ से कहा, मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम आप सोचिए तो, आप क्या कह रही हैं? बड़ी बहू ने अपना घूंघट उठाकर बड़े लड़के की तरफ देखकर बोली, चुप कमीने, पहले जाकर गेट तो खोल। लड़के ने गेट खोला तो बाहर के सभी लोग आंगन में आ गए। सबको अंदर आता देख पूरा परिवार घड़ियाली आंसू बहाने लगे। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च में बड़ी मुश्किल से तीनों ने अपना धन खर्च किया। 13वीं में भी सिर्फ लकीर पीटी गई। अब तीनों परिवार अपने अपने कार्य में लग गए। पिताजी द्वारा दिया गया व्यापार बड़ी जोर शोर से चल रहा था। बड़े लड़के ने अपने तीनों बेटे और एक बेटी की शादी बड़े खानदानों में कराई थी। प्रकाश जी के 2 छोटे बेटे विदेश में अपने बच्चों के साथ रहने लगा। वे कभी कभी भारत आते तो बड़े भाई के यहाँ न जाकर रुककर होटलों में रुकते थे। आपसी मतभेद तो था हर दिलों में, समाज को दिखाने के लिए सब एक थे। अब तो छोटे भाइयों ने आना जाना भी बंद कर दिया था। जब तक बच्चों की शादी ब्याह होता रहा तब तक आना जाना बना हुआ था। प्रकाश जी उनका बड़ा बेटा बहू भी उम्र के 60 वर्ष पूरे कर चुके थे। तीनों लड़कों ने पिता का बिजनेस संभाल रखा था। प्रकाश जी का बड़ा बेटा राकेश अब बहुत ही बीमार रहने लगे थे। उनका तीनों बेटा आपस में बहुत झगड़ा करने लगे थे। कुछ दिन के बाद राकेश तीनों बेटों का बंटवारा कर देते हैं। कुछ धन अपने पास रख लेते हैं। कभी कभी बेटी आती तो उसको देने के लिए लड़कों से ना मांगना पड़े। राकेश का बहुत बड़ा घर था। उसी में तीनों बेटे और खुद पति पत्नी रहते थे। घर अभी भी राकेश के नाम से ही था। दोनों छोटे भाइयों को पैसा देकर घर अपने नाम करवा लिया था। किसी बात को लेकर राकेश के तीनों बेटों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। शुरू में ही राकेश और उनकी पत्नी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे। एक दिन छोटी बहू ने ऐसा ताना मारा कि राकेश और उनकी पत्नी के बीच वाले लड़के के यहाँ भोजन करना पड़ा। लेकिन वहाँ भी अधिक दिन उनकी खातिरदारी नहीं हो पाई। अब बड़े बेटे का ही सहारा बचा था, तो वो दोनों बड़े लड़के के पास रहने लगे। चलने फिरने में जब राकेश और उनकी पत्नी असमर्थ हो गए तो उनका भोजन उसी कमरे में आने लगा जिसमें कि कभी प्रकाश जी रहा करते थे। कुछ दिन तक तो बहू भोजन देने आती थी नीचे। बाद में यह काम नौकर करने लगा। जब नौकर गांव चला जाता तब राकेश और उनकी पत्नी को बहुत कष्ट होता, बहुत दुख। कभी भी खाना देने नहीं आती बहू, बल्कि घर में एक पालतू बिल्ली थी
काफ़ी समझदार उसके गले में टिफ़िन टांग देती तो वो बिल्ली राकेश के कमरे में टिफ़िन पहुंचा देती। जब तक वो लोग भोजन नहीं कर लेते तब तक बिल्ली वहीं पर बैठी रहती। जूठा टिफ़िन जब तक राकेश की पत्नी बिल्ली के गले में नहीं टांगती तब तक वो एकटक उनको देखती रहती। राकेश और उनकी पत्नी ने जब बेटे को बताया कि बिल्ली हम लोगों का भोजन लेकर आती है, बहू बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। बेटा गुस्से में बोला, मम्मी जुबान को कंट्रोल में रखकर बात कीजिए। वो बिल्ली नहीं, मेरी बेटी जैसी है। हम दोनों को कोई बच्चा नहीं है, तभी तो हम उसे बेटी जैसा मानते हैं। आज के बाद कभी उसको बिल्ली मत कहना। थोड़े दिन में हम लोग उसके लिए एक जैसा ही दामाद बिटौला लाएंगे और उसका विवाह करवाएंगे। इसलिए उसको बिल्ली नहीं अपनी पोती समझिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बिल्ली नहीं आपकी पोती आपकी सेवा कर रही है। इतना हड़काने के बाद वो ऊपर चला गया। राकेश की पत्नी ने दोनों हाथों से माथा पीटते हुए कहा, करम फूट गए हमारे, अब यही दिन देखने को रह गया था। बिल्ली को पोती समझे। राकेश ने अपने बेटे बहू के बारे में जब अपने बेटी को फ़ोन करके बताया तो वो बहुत दुखी हुई, पर बेटी की मजबूरी ये थी कि वो स्वयं एक संयुक्त परिवार की बहू थी, इसलिए माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकती थी। लेकिन वो अपने माता पिता से अक्सर मिलने आ जाया करती थी। आज रविवार था तो बेटी और दामाद दोनों ही राकेश से मिलने आ गए थे। जैसे ही वो कमरे में घुसी तो उसको अजीब सी गंध आई। पापा जी, ये कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से? बेटी, बिल्ली ने गंदगी कर रखी है 3 दिन से, पर तेरे भाई भाभी ध्यान ही नहीं देते। तेरी माँ का ना जाने कितनी बार कह चुकी है, पर ये लोग सुनते ही नहीं। मैं जरा भी खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं। तेरी माँ की भी सांस फूलती है, इसलिए वो खाना लाने ऊपर नीचे नहीं जा सकती। तभी गले में टिफ़िन लगाए बिल्ली कमरे में आई। राकेश ने उसके गले से टिफ़िन निकालकर एक तरफ रख दिया। बिल्ली सपना राकेश जी की बेटी के पास आई। तब तक दुम हिलाकर अपना सपना का स्वागत करती रही, जब तक सपना ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको सहला ना दिया। राकेश ने बताया, बस इसी तरह रोज हम लोगों का खाना आता है। अब जब तक हम लोगों का खाना खाकर टिफ़िन इसके गले में नहीं डाल देते तब तक ये यहीं बैठी रहेगी। बेटी का कलेजा बैठ गया। ये सुनकर दिल भी खूब रोया, पर आँखों के आंसुओं को बेटी इसलिए पी गई कि माता पिता को तकलीफ होगी। सपना ने बिल्ली से कहा, जा भाभी को बुला ला। सपना की बात सुनकर वो सर पटक कर ऊपर भागी और थोड़ी देर में अपनी मालकिन का दुपट्टा मुंह में दबाकर मालकिन को घसीटती हुई राकेश के कमरे में ले आई। अपनी ननद को अचानक देख उसके होश उड़ गए। खिसलाते हुए बोली, अरे दीदी, आप और ननद के पैर छू ली। बस करो भाभी, ये झूठा दिखावा ना करो तो ही अच्छा होगा। सपना ने अपनी भाभी को हड़काते हुए कहा, क्या तुम्हारे मायके में यही तुम्हें सिखाया गया है? क्या तुम्हारे माता पिता को बिल्ली ही खाना पहुंचाती है? थोड़ी बहुत तुम्हें शर्म है या बेचकर खा गई? सारी सर में हद पार कर दी। इस कमरे में बिल्ली की गंदगी की बदबू आ रही है। जरा बैठ कर देखो 5 मिनट इस कमरे में। तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यकीन नहीं हो रहा मुझे। तुम अच्छे परिवार की लड़की हो। भगवान ना करे कल को तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा करे जैसा तुम कर रही हो, तो तुम्हें कैसा फील होगा? वो अपनी ननद की बात को बहुत देर बर्दाश्त करती रही। जब उसे लगा कि अब तो पानी सर के ऊपर जा रहा है तो कमरा छोड़कर भागने लगी। तभी बिल्ली ने उसके कुर्ते को अपने मुंह पर दबाकर रोक लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो सपना से कह रही हो कि उसको और 4 बातें सुनाओ, लेकिन वो अपना कुर्ता छुड़ाकर वहाँ से चली गई। अपने पति को 3 की तेरह लगाकर बहन के खिलाफ भड़का दिया। बहन भाई में काफ़ी बहस हुई, पर नतीजा ये हुआ कि भाई ने धक्का मार कर बहन को घर से बाहर निकाल दिया।
राकेश ने अपने पास के जितनी भी जमा पूंजी थी सब कुछ बेटी को देकर ये कहा कि अपने ससुराल के नज़दीक कोई किराए का मकान देख ले, हम लोग वहीं रह लेंगे। यह सब सुनकर राकेश का बेटा बोला, अभी के अभी निकल लीजिए यहाँ से। राकेश ने कहा, मैं नहीं, तू निकल अभी अभी मेरे घर से। ये घर आज भी मेरा है, जो मेरी और मेरी पत्नी की देख रेख में रहेगा। ये घर भी उसी का होगा। इतना शोर सुनकर राकेश के दोनों छोटे बेटे भी आ गए। उसके उससे छोटा बेटा बोला, वाह पापा जी वाह, आपने तो दादा दादी की सेवा करके उन्हें निहाल कर दिया था। बेचारा की अर्थी तक उठाने में चंदा लिया गया था। तुम तीनों भाइयों ने और हम लोगों से उम्मीद करते हो कि हम लोग आपकी सेवा करें। इतना जलील होने के बाद सपना ने सारा जेवर और पैसा पिता के ऊपर फेंक दिया और सारा जेवर और पैसा जमीन पर बिखरा दिया, जो कि बिल्ली की गंदगी में भी मिल गया था। राकेश की तीनों बहुएं और बेटे उस पैसों को जेवर पर टूट पड़े। तीनों भाइयों और भाभियों पत्नियों में खूब घमासान झगड़ा हुआ। बिल्ली की गंदगी सबके कपड़े और मुंह पर लगी थी। तीनों भाई और उसकी पत्नियां एक दूसरे से कह रहे थे कि धक्का मार धक्का मार धक्का मार। बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं का आफत कर दी। सपना रोते हुए वापस चली गई। उसको जो रुपये जेवर मिला बटोर लिया, जिसको जो रुपये मिला बटोर लिया, पर सबके मुंह पर बिल्ली की गंदगी लगी थी और नाखून के खरोंच के निशान सबके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। अब तक जो बिल्ली टिफिन दे जाती थी वो भी बंद हो गया। राकेश और उनकी पत्नी कई कई दिन भूखे रहने लगे। पानी पीकर दोनों जिंदा थे। बूढ़े शरीर कब तक पानी पीकर जिंदा रहता। एक दिन राकेश की पत्नी ने प्राण त्याग दिए। जब लड़कों ने अपने पिता के रोने की आवाज़ सुनी तो सब के सब नीचे आए। राकेश अब अपनी पत्नी को पकड़कर रो रहा था, पर बेटे और बहुओं के चेहरे पर कोई सिकन न थी। राकेश रोते रोते बोला, अरे कोई तो मेरी बेटी सपना को फ़ोन कर दो, कम से कम वो तो अपनी माँ से मिल ले। तुम लोग तो निर्दयी हो। बड़ी बहू बोली, आपको भी दादाजी ने कहा था तुम लोगों की माँ मरी पड़ी है, रो लो। आप कितना रोए थे पिताजी, हम लोगों से छिपा नहीं है कुछ भी। तीनों बेटों ने मिलकर अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया। माँ के अंतिम संस्कार के लिए तीनों मुकर गए। बीच वाली बहू ने एक चिट्ठी लिखी, मैं पारुल देवी, राकेश की पत्नी, अपने शरीर को दान करना चाहती हूँ। मेरा जिला अस्पताल प्रशासन से निवेदन है कि मेरा मृत शरीर किसी की घरवाले को अंतिम संस्कार के लिए ना दिया जाए। सभी लोग ये पत्र पढ़कर घर में खुश हो जाते हैं। सभी लोग बहू को खूब शाबाशी देने लगते हैं। वाह वाह वाह, तूने तो कमाल कर दिया, 10-20 हजार रुपये बचा लिए तूने तो। अंतिम संस्कार के बेटे बहुओं ने अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च को बचाने के चक्कर में मां के मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया। घर में किसी को कोई खबर भी नहीं कि राकेश रो रहा है कि मेरी बेटी सपना को कोई बुला दो, बेटी सपना को कोई बुला दो, माँ को अंतिम बार देख लेगी। किसी को कोई खबर नहीं। 10 दिन बाद जब बेटी को पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो वो छटपटा के रह गई। राकेश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया था। यह उसी का नतीजा है। राकेश अब एकदम अकेला पड़ गया था। पत्नी के मरने के बाद वो और ज़्यादा बीमार रहने लगा। बेटे बहुओं को जब फुर्सत मिलती एक कटोरे में सुबह शाम की बची रोटियों को एक कटोरे में तोड़कर उस पर दाल डालकर राकेश के कमरे में चौखट पर सरका देते। राकेश खिसक खिसक के चौखट के पास जाता और बासी दाल रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता। कल तक शहर का सेठ कहलाने वाला राकेश की दशा भिखारियों जैसी हो गई थी। शरीर पर गंदे कपड़े पड़े हुए थे, बाल सफ़ेद, दाढ़ी, बड़े बड़े नाखून, नाखूनों में भरी गंदगी, ना जाने वो कितने दिनों से नहीं नहाया था। राकेश अगर अपने को शीशे में देखता तो शायद पहचान भी ना पाता।
एक दिन सपना आई सुबह सुबह और उसने अपने भाइयों से कहा, पापा को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन ले जाने से पहले पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताना चाहती हूँ कि जिस पिता की जायदाद पर तीन तीन बेटे ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हीं के पिता घर में एक भिखारी से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। बल्कि उसे जीना नहीं कहते, वो तो घूट घूट कर मर रहा है। समाज को पता तो चले कि इस शहर के रईस बाप के रईस बेटे अपने बाप को कितने खुश चैन से रखते हैं। सपना की खड़ी खोटी सुनकर तीनों लड़कों की हालत खराब हो गई। सपना और उसके पति ने मिलकर राकेश को स्नान कराया, उसके कमरे की साफ सफाई करी और भाइयों को आग्रह किया कि या तो पापा आज से ऊपर तुम लोगों के साथ रहेंगे या तो मैं साथ में लेकर जाऊंगी। अगर मैं लेकर गई तो इस शहर को बताकर जाऊंगी, जैसा कि अभी मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। तुम तीनों भाइयों अपने अपने बीवियों के साथ सलाह कर लो। मैं आज शाम तक पापा के साथ हूँ। तुम सब शाम की सलाह करके मुझे बता दो। बहन के द्वारा दी गई चेतावनी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग बहन के पास जाकर बोले, पापा हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग ही पापा की देखभाल करेंगे। ये कहते हुए बड़े बेटे ने राकेश को उठाया और सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। लड़की और दामाद उसकी शाम अपने घर उसी शाम चले गए। 3 दिन ठीक से गुजर गए थे। चौथे दिन सभी के प्लान के हिसाब से राकेश को बरेली के पागल खाने में छोड़ने आया था। शहर के डॉक्टर से बड़े बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब मम्मी के जाने के बाद पापा कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। पूरे घर में उपद्रव करते हैं, सामान फेंकना, कपड़ों में ही गंदगी करना, और तो और रात को उठ जाते हैं और किचन की गैस जला देते हैं और पूरी रात उनके सामने बैठे रहते हैं हम लोग। कभी कभी पूरी रात साबुन से हाथ धोते रहते हैं। ये सब क्या है डॉक्टर साहब, मेरे पापा जी को क्या हो गया है? ये कहते कहते वो घड़ियाली आंसू बहाने लगा। डॉक्टर शर्मा राकेश के परिवार डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि चलो मैं देख लेता हूँ। लड़का बोला, नहीं डॉक्टर साहब आप रहने दीजिए। आज सुबह से घर में दो लोगों का सर फोड़ चुके हैं। आज सुबह ही मेरी मिसेस को सीढ़ियों से धक्का मार के नीचे गिरा दिया। गनीमत ये रही कि उसने अपने आप को संभाल लिया। इतनी बुरी हालत है और तुम मुझे अब बता रहे हो? डॉक्टर शर्मा ने उसके कहा, अब तुम उनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखा लो, मैं रेफर कर देता हूँ। तुम लोग इनको बरेली ले जाओ। लड़के को यही तो चाहिए था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं पापा को वहाँ नहीं भेज सकता, वो कोई पागल थोड़ी ही है। फिर यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने पिता को पागल खाने भेज दिया। अरे तुम लोगों को लोगों की परवाह है पर पिता की नहीं। जिसके जितने हिसाब से तुम लोग कह रहे हो कि इनकी हरकत है, उस हिसाब से ये पागल हो चुके हैं। तुम लोगों की परवाह छोड़कर उनका इलाज करवाओ। लड़के के चेहरे पर जो चमक थी वो किसी विजेता से कम नहीं। वो भी क्यों ना डॉक्टर की बात मान ले, उन्हें तो और चांस मिल गया। सभी लोग बहुत खुश हो गए। आज रात को ही राकेश को आगरा के पागल खाने ले जाने के लिए तीनों बेटे और बहू गाड़ी में राकेश जी को बैठाकर ले गए। रास्ते भर राकेश जी अपने बेटों से अच्छी अच्छी बातें करते हुए जा रहे थे। लड़कों ने उसे बताया कि वो उनको दिल्ली इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं। पर जैसे ही बरेली आया, वैसे ही ना दिल्ली ना बम्बई, आपको बरेली के पागल खानों में भर्ती करने ले जा रहा हूँ। बहुत परेशान करते हैं ना आप, इसलिए पागल खाने का नाम सुनते ही राकेश चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागल खाने मत भेजो। जैसे कि हर पागल करता है कि मैं पागल नहीं हूँ, पर उनकी कोई नहीं सुनता। राकेश पूरी गाड़ी में छटपटाता रहा, कराहता रहा, चिल्लाता रहा, कहता रहा मैं पागल नहीं हूँ। पर जवान लड़कों ने मजबूत हाथों से बूढ़े शरीर को बिना ताकत लगाए ही रोक रखा था। गाड़ी पागल खाने के प्रांगण में खड़ी थी। राकेश तेज चिल्ला रहा था, बड़ा बेटा रिसेप्शन पर गया,
और डॉक्टर शर्मा का पर्चा दिखाते हुए मेडिकल फीस ले देकर आगे डॉक्टर के रूम में गया। थोड़ी ही देर में 3-4 वार्ड बॉय ने रजत को दबोच लिया। राकेश रोता रहा, छटपटाता रहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। राकेश को रोता बिलखता छोड़ पूरा परिवार वापस चला गया। पूरे शहर वालों से, बिरादरी से और रिश्तेदारों से यही कहा गया कि पापा बहन के यहाँ गए हैं, वहीं रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। राकेश को अपने किए की सज़ा मिल रही थी, जैसे उसने अपने माता पिता के साथ किया था, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा उनको भुगतना पड़ रहा था। वो पागल ना होते हुए भी पागल खाने में बंद था। एक दिन कोई अपने मरीज से मिलने आया तो राकेश ने उसको अपनी बेटी का फ़ोन नंबर देकर प्रार्थना किया कि इस नंबर पर फ़ोन लगा दो बेटी, मेरी बेटी से बात करा दो। मैं पागल नहीं हूँ, पर मेरे बेटे ने बहू ने मिलकर मुझे यहाँ पागल करके भर्ती करवा दिया है। बस एक बार आप मेरी बेटी से बात करा दीजिए। बेटी की आवाज़ सुनते ही राकेश फपक फपक कर रो पड़ा। राकेश ने सारी बातें बता दी। बेटी से पिता की पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई। वो उसी दिन अपने पिता के साथ बरेली के लिए निकल गई। दूसरे ही दिन जब वो अपने पिता को अपने घर लेकर आई तो राकेश ने वकील बुलाकर अपनी कोठी अपनी बेटी के नाम कर दी और साथ ही साथ जीते जी अपना शरीर भी मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया। लड़की ने भाइयों को लताड़ लगाते हुए कोठी को खाली करने का आदेश दिया। साथ में ये भी कहा कि आप पापा अपने तीनों लड़कों को अपनी कोठी संख्या 15 को बेदखल करके अपनी बेटी के नाम कर दिए हैं। अब तुम लोगों के पास बहुत कम समय है, मेरी कोठी को 3 दिन के अंदर खाली कर दो। यह नोटिस तैयार हो गई। पापा जी मेरे साथ हैं, जिनको तुम पागल बनाकर बरेली छोड़ आए थे वो एकदम ठीक हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा हमेशा ठीक रहे। पापा जी की लंबी उम्र हो। जब तक इस दुनिया में हम हैं तब तक मेरे साथ ही रहेंगे। और मुझे पापा के ऊपर कोठी का भी लालच नहीं, क्योंकि पापा चाहते हैं कि वो एक बड़ी धर्मशाला बने, इसलिए 3 दिन में कोठी खाली करो, वरना सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। यह सब सुनते ही तीनों लड़कों के होश उड़ गए। थोड़े ही दिन बाद राकेश जी की मृत्यु हो गई। उनके शरीर को मेडिकल विभाग वाले ले गए। लड़कों को कोठी खाली करनी पड़ी। राकेश पारुल देवी धर्मशाला का निर्माण हुआ उनकी पत्नी के नाम से। उनकी नाम से बहुत बड़ा धर्मशाला बना। राकेश के तीनों बेटे किराए के मकान में आज भी भटक रहे थे। अंत समय में राकेश अपने कर्मों का फल भोग रहा था। उनके पिता तो उसे सबक नहीं सिखा पाए, लेकिन उनके अपने बेटे को सबक सिखाकर मिसाल पेश कर दी। तो दोस्तों यह थी एक बूढ़े लाचार माता पिता को परेशान करने की सताने का परिणाम जो मिलता है एक बेटे को। इन्होंने सबक सिखाकर एक समाज में मिसाल कायम कर दी, बल्कि इन्हें अपने किए पर खुद पछतावा था कि आज हमने अपने माता पिता के साथ गलत किया तो आज मेरे बेटे मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो ये थी आज की छोटी सी शिक्षाप्रद प्रेरणादायक स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।